आपल्या माध्यमातून करतो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय देश की वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने यह 8वां स्वर्णिम भारत का स्वर्णिम बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी के लिए कि मैं सितारा नहीं हूं, सूरज हूं, गहरा रिश्ता है मेरा मिट्टी से। ऐसे माटी पुत्र, यशस्वी प्रधानमंत्री, युग दृष्टा माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के, स्वर्णिम भारत के, विश्व की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बने भारत, ऐसा सर्वप्रिय बजट प्रस्तुत करने पर बहुत बहुत बधाइयां। इस अवसर पर माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के श्रेष्ठ मंत्री श्री जेटली जी रहे, मैं उन्हें भी स्मरण करना चाहूंगा, उन्हीं के शब्दों के साथ जो उन्होंने 16-17 के बजट भाषण में कहे थे। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। बजट का मजमून क्या है, उसकी कल्पना क्या है, बजट का इशारा क्या है? बजट का इशारा है मोदी जी के संकल्प, शक्तिशाली भारत, आदर्श भारत, गरीब कल्याण को समर्पित भारत, जहां सभी को न्याय मिले, जहां सभी प्रसन्न हों, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस दृढ़ विचार के साथ 2047 का विकसित भारत बने, जिसकी नींव 2014 में रखी, उसी आधार को मजबूत करने वाला यह बजट आज देश और दुनिया में भारत की ख्याति बढ़ा रहा है। 2012-13 में बजट के केंद्रीय सेक्टर में व्यय 13,14,242 करोड़ रुपए था और आज का बजट जो देश की यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह है 50,65,000 करोड़ का व्यय का विशाल बजट। यह बजट बताता है कि दुनिया के ज्ञात इतिहासों में कोई देश, कोई इकोनॉमी अपने बजट का आकार 4 गुना कर ले, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के भारत का बजट ही हो सकता है। मेहनत कर मंजिल भी मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। साधनों की कमी कारण होना मत उदास कभी, इरादे अगर नेक हों तो आशीर्वाद रूप लक्ष्मी जरूर होगी साथ। जिंदगी में ऐसी भी नौबत आई, था आगे कुआं तो पीछे खाई। तलाशा मोदी जी ने सकारात्मक दृष्टिकोण, कुएं से जानलेवा प्यास बुझाई और समझ खाई को भवसागर, सार आकांक्षा में डुबकी लगाई। हम देखते हैं कि बजट में सर्वप्रथम अन्नदाता कृषकों के जीवन की बेहतरी हेतु विचार किया। यह विचार धन धान्य कृषि योजना की घोषणा से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षी जिलों की श्रीवृद्धि से देश प्रसन्न था और आज हम देख रहे हैं कम फसल बुआई वाले 100 जिलों को आकांक्षी जिले चयनित किए हैं, जिसमें 1,70,00,000 कृषकों के जीवन में नया उजाला भर दिया। तो दलहन में आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया। इतना ही नहीं, तूर, उड़द, मसूर पर विशेष फोकस किया और क्या संकल्प लिया, जितना उत्पादन लाओगे सभी खरीदे जाएंगे। सब्जियों, फलों व श्री अन्न पर कभी सरकारों ने ध्यान दिया था क्या? प्रसंस्करण पर कभी सोचा गया था क्या? किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों की भागीदारी कभी सुनिश्चित की थी क्या? मखाना बोर्ड बनेगा, अभी तारिक भाई कह रहे थे मखाना बोर्ड बनेगा, लेकिन इसमें बजट नहीं। शायद आजकल कांग्रेस के लोगों ने बजट पढ़ना ही बंद कर दिया है। उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन तो पहले उसी में किया हुआ है। बीज मिशन आएगा, कपास उत्पादक मिशन विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपयोगों का वाहक बनेगा और केसीसी 7
करोड़ 70 लाख कृषकों के जीवन का आधार बनेगा। यूरिया उत्पादन की तरफ भी फोकस किया तो 1,50,000 ग्रामीण डाकघरों को और ग्रामीण डाकघरों में उनको जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार दिया है। साथ ही ग्रामीण भारत में स्वामित्व का अधिकार देकर संपत्ति कृषकों के नाम कर दी। मैं समझता हूं इस पावन धरा का यह सबसे कठिन व महान कार्य मोदी सरकार द्वारा हुआ है। निश्चित ये माइलस्टोन है, यह यादगार है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी के लिए 1,71,437 करोड़ रुपए की विशाल राशि और दी ही नहीं, जब तारिक भाई और जब गांधी जी कह रहे थे कृषकों की तरफ, तो मैं देख रहा था कि कांग्रेस का फोकस इन चीजों पर है ही नहीं। तब मैं बजट के पन्ने उठाकर लाया हूं। प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए, कृषोन्नति योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए, एनएफएस के अंतर्गत खाद्यान्नों को राज्य के भीतर लाने ले जाने के लिए 7,075 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के लिए 12,500 करोड़ रुपए, पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 2,464 करोड़ रुपए, पशुपालन और डेयरी के लिए 1,050 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 2,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के लिए 8,260 करोड़ रुपए, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 8,336 करोड़ रुपए, इंटरलिंकिंग रिवर अद्भुत जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए वो कह रहे थे बजट ही नहीं है, 86,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपया, दीनदयाल अंत्योदय मिशन, ग्रामीण जीविका मिशन, कभी जिए हो तो पता पड़ेगा, 19,000 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 54,832 करोड़ रुपया, वाटरशेड विकास योजनाओं के लिए 2,505 करोड़ रुपया, क्योंकि महलों में रहने से वाटरशेड क्या होता है तो पता नहीं पड़ता है। अंत्योदय ग्रामीण जीविका मिशन क्या है वो समझते नहीं है। सक्षम आंगनवाड़ियों के लिए अकेले 21,960 करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के लिए अभी हमारे अपोजिशन के लोग कह रहे थे कि कोई राशि नहीं है, 12,242 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना पीएम आशा के लिए 6,941 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कभी पूछा आपने कि किसानों के पॉकेट में कितना पैसा, उसी के लिए 63,500 करोड़ रुपए, कपास तकनीकी मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए, दलहन मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए, सब्जी फल मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए, हाइब्रिड बीज मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए, मखाना बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए। पढ़कर आया करो भाई। और खाद्य सब्सिडी के लिए 1,18,900 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 2,03,000 करोड़ रुपए, मिशन मौसम के लिए 1,329 करोड़ रुपए, पशुधन के स्वास्थ्य के लिए 1,980 करोड़ रुपए। कभी पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम में गए हो तो पता पड़ेगा ना। डेयरी विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए, खादी ग्रामोद्योग विकास के लिए 1,066 करोड़ रुपए, पीएम विश्वकर्मा के लिए 51,000 करोड़ रुपए, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान के लिए 2,600 करोड़ रुपए और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एलपीजी के लिए 1,500 करोड़ रुपए, गरीब परिवारों को एलपीजी कलेक्शन के लिए 9,100 करोड़ रुपए। में पूरा बजट नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मैंने तो सिर्फ किसानों के लिए जो किया है वही आपको बताया है। सबको आवास, सबको जल, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको राशन, सबको बिजली, अभूतपूर्व है। सही मायने में यही राम राज्य है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में देहिक देविक भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते हैं, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। भारत में हर युग में राम राज्य की स्थापना हुई है। जब राम राज्य की बात होती है तो कांग्रेस या विरोधी पक्ष ये समझते हैं कि हिंदू राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य की स्थापना हर तरह से सुख व समृद्धि, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं।
जीने का अधिकार, सुरक्षा, न्याय का अधिकार सभी को मिले, मगर कुछ लोग तो राम राज्य का मखौल उड़ाते हैं। लोकतंत्र की रक्षा, देश की मर्यादा राम राज्य में सुरक्षित है। और राम राज्य तो भरत का राज्य भी था। भागवत और जैन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। राजा हरिश्चंद्र, राजा सुदास, भगवान राम, राजा युधिष्ठिर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजा भोज, ये सब राम राज्य की कल्पनाओं के राज्य हैं, जिसको कभी कांग्रेस ने देखा नहीं। मगर महात्मा गांधी के सपनों के राम राज्य की बात तो पढ़ ली होती। राम राज्य की विधि, गांधी क्या कहते हैं? राम राज्य की विधि या धर्म सम्मत मर्यादा की अवधारणा केवल राजा या शासक के कर्तव्यों का विचार नहीं है, अपितु एक ऐसी समग्र राज्य व्यवस्था की निर्मित है जिसमें सामाजिक जीवन का प्रत्येक कोना धर्म के 4 चरणों सत्य, सोच, दया और दान पर अवलंबित है। यह एक ऐसी चतुष्पद व्यवस्था है जो राज्य और समाज के सभी आधारभूत घटकों को सच्ची श्रद्धा से ओतप्रोत करते हैं, जो सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। यह एक ऐसा ईश्वरीय राज्य है। कोई दीन, दुखी, दरिद्र नहीं होगा। सभी शिक्षित, बोध संपन्न होंगे और सभी प्रकार की शुभता से युक्त होंगे। यह एक ऐसी सामूहिक कल्पना है। नर और नारी अहंकार और दंभ से मुक्त होंगे। छल कपट से मुक्त जीवन जीने वाला समाज होगा। और महात्मा गांधी इस राम राज्य के स्वप्न को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, रामायण का प्राचीन आदर्श राम राज्य निसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है। मेरे सपनों का राम राज्य और निर्धन दोनों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करता है। मैं जिस राम राज्य का वर्णन करता हूं वह नैतिक अधिकारों पर आधारित लोगों की संप्रभुता है। राम राज्य का लक्ष्य पाने के लिए महात्मा ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था और गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना करते हुए राजा के लिए कुछ गुणों का उल्लेख किया, यथा लोक वेद द्वारा विहित नीति पर चलना, धर्मशील होना, प्रजापालक होना, सज्जन एवं उदार होना और स्वभाव का दृढ़ होना। हम देखते हैं आज देश के प्रधान में ये सारे गुण मौजूद हैं। श्री राम में आदर्श राजा के सभी गुण विद्यमान हैं। उनकी प्रजा प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्रियजन, पुरजन, गुरुजन सबके प्रति राम का व्यवहार आदर्श एवं धर्म अनुकूल है। तभी तो हम देखते हैं कि आज देश में प्रजा को प्राणों से अधिक प्यार किया जाता है, चाहे वह कोरोना काल में हो, चाहे वो विपदा काल में हो। महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की कल्पना की उसका मूल आधार तुलसीदास की राम राज्य परिकल्पना है। निश्चित ये आदर्श शासन व्यवस्था जिसका मूल आधार लोकहित एवं मानवतावाद है। उत्तर से दक्षिण जोड़ते हैं राम, और इसीलिए हम देखते हैं कि आज देश की सरकार काशी से तमिल जोड़ने का प्रयास, उत्तर से दक्षिण जोड़ने का लगातार प्रयास जारी रहता है। ये राम तो हैं जो अपने राज्य में केवट से अनुनय करते हैं, नाव पर बिठाओ उस पार ले जाओ। वे समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति को अपने हृदय से लगाते हैं। और जब हम मोदी जी को देखते हैं तो देखते हैं कि समाज में अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति के पांव पखारने का काम मोदी जी करते हैं। गोदंडधारी राम, असुर निकंदन राम, अहिंसा और करुणा का प्रतीक राम, गिलहरी और खरदूषण, मारीच और सुर्पणखा तक को न्याय देने वाले राम होते हैं जो भारत के जन मन में बसे हैं। आज भारत नई करवट ले रहा है, सबको साथ लेकर चलता हुआ भारत, सर्वत्र बढ़ता हुआ भारत राम राज्य की नई कथा लिखने की दिशा में बढ़ चला है। राम राज्य एक पारिभाषिक शब्द है। लोक कल्याण, लोकाराधन के लिए समर्पित शासन से राम राज्य प्रारंभ होता है। सगुण सकारात्मकता, नैतिक भावना से पूर्णता को प्राप्त करता है। एक ऐसी आदर्श स्थिति है जिसमें कोई उपेक्षित, वंचित और तिरस्कृत नहीं होता है, जिसमें अंतिम व्यक्ति की आवाज शीर्ष तक बिना किसी व्यवधान के पहुंचती और सुनी जाती है। मैगस्थनीज की इंडिका, फाहियान हर्षवर्धन के राज्यकाल में वृत्तांत, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासन की पौराणिक आख्यान, ललितादित्य के महान शासक की राज तरंगिणी के आख्यान, छत्रपति शिवाजी के हिंदू पद पातशाही के सुशासन स्वराज, स्वबोध स्वराज, सुराज की व्यवस्था को भी स्मरण करना होगा। हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से और रेखांकित करते हैं, हम जानते भी हैं कि आज देश जिन स्थितियों में है, मैं गांधी जी के उन विचार को यहाँ पढ़ रहा हूं। एक दूसरे से हमारे संबंध अत्यंत प्रगाढ़ हैं। जो बिंदु समुद्र से अलग हो जाता है वह सूख जाता है। उसी प्रकार जो जीव अपनों को दूसरे से भिन्न मानता है वह नष्ट हो जाता है। मैं तो यूरोप की आधुनिक सभ्यता का शत्रु हूं और हिंद स्वराज में मैंने अपने इस विचार को निरूपित किया है और यह बताया कि भारत की दुर्दशा के लिए अंग्रेज नहीं बल्कि हम ही लोग दोषी हैं जिन्होंने आधुनिक सभ्यता स्वीकार कर ली है।
इस सभ्यता को छोड़कर हम सच्ची धर्म नीति से युक्त अपनी प्राचीन सभ्यता पुनः अपना लें तो भारत आज ही मुक्त हो सकता है। हिंदू स्वराज को समझने की कुंजी इस बात में है कि हमें दुनियावी प्रवृत्ति से निवृत्त होकर धार्मिक जीवन ग्रहण करना और ऐसे जीवन में काले या गोरे किसी भी मनुष्य के प्रति हिंसक व्यवहार के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। 29/4/1914 मोहनदास करमचंद गांधी। आज हम विचार करके देखें कि किस तरीके से, अभी तो मेरा समय प्रारंभ हुआ है, मेरे पास समय है, तो अभी हम अगर विचार करके देखें, धर्मवीर गांधी जी कह रहे थे ऐसा लगता हम एक रुग्ण समाज में रह रहे हैं। अब उन्हें क्यों लग रहा रुग्ण समाज में रहने का? क्योंकि कांग्रेस की जिस परिवारवादी रुग्णता में वो फंस गए हैं गांधी जी, उसमें से उन्हें कुछ दिखता नहीं है। धर्मवीर गांधी भाई, तुम तो अलग गांधी हो, महात्मा गांधी अलग गांधी हैं और ये 3 गांधी अलग गांधी हैं। तुम कौन सी रुग्णता की बात करते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जो आंकड़े आपने दिए हैं शिक्षा के विषय में, लेकिन हम सब इस बात को बहुत अच्छे से रेखांकित करके जानते हैं कि आज देश में आजादी के बाद जिन हालातों में आपने देश को ले जाकर पहुंचाया है उस पर आज मंथन करने की आवश्यकता है। हम देश के आर्थिक विकास को अगर खंगालेंगे, 1951 से 56 का एक आदर्श वाक्य था कृषि का विकास, ये भी विदेश से उठाया था। हेरोल्ड डोमर मॉडल, भाखरा नंगल, हीराकुंड, चंबल, दामोदर वैली, ये देश के सामने आई थी। जब मैंने इस पर अध्ययन किया, चंबल वैली से मेरा नाता रिश्ता है। 1930 में ब्रिटिश इंडिया ने इंजीनियरिंग कार्य किया था, डिजाइनिंग किया था, स्थल चयन किया था, टोपोग्राफी बनाया था और बजट की कल्पना भी आजादी के पहले बना कर रख दी थी। नेहरू मॉडल की जो तुम बात करते हो वो तुमने उठाया और कॉपी पेस्ट किया था, ये हम सब जानते हैं। 1956 से 61 तक औद्योगिक प्रोडक्शन की बात की, तेजी से औद्योगिकरण की बात किया है। हम सब जानते हैं कि देश के प्रथम उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इतिहास गवाही देता है चितरंजन का लोकोमोटिव कारखाना, सिंदरी का उर्वरक निगम और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे संस्थान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश को देकर गए थे। आज आप जिस बात को करते हैं, धर्मवीर भाई ने टाटा इंस्टीट्यूशन का बात किया है। आजादी के बाद 56 से 61 तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च शोध संस्थान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किया था। तब भारत सरकार के नगण्य कार्य थे। मगर उदारवादी अर्थशास्त्री BR शेनाय को पढ़ें, उन्होंने नोट किया कि घाटे के वित्त पोषण पर निर्भरता परेशानी का नुस्खा होगा और शेनाय का तर्क अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण एक युवा लोकतंत्र को कमजोर करेगा। और 1957 में ही भारत बाहरी भुगतान के संकट में फंस गया और शेनाय का यह तर्क पुष्टि करता है। माननीय सभापति जी, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना, 66 में रुपए के मूल्य पर पहली बार अवमूल्यन आया और पहली बार IMF का सहारा लिया उधारी के लिए। 66 से 69 रिकॉर्ड पर है। दयनीय विफलता के कारण योजना अवकाश घोषित कर दिया गया। 69 से 74 चौथी योजना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आया, विकास का दर लक्ष्य रखा 5.7, मगर वास्तविक स्थिति 3.3 पर थी। 74 से 78 पांचवी योजना, गरीबी हटाओ रोजगार देंगे के नारे, मगर मोरारजी देसाई आए जिन्होंने प्रणाली को बदला और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली और पर्यटन प्रणाली का विकास वहां से प्रारंभ हुआ। 80-85 में राशन की दुकानें बंद कर दी और यहां का नेहरूवादी समाजवाद का और स्वयं कांग्रेस ने अंत कर दिया। जिस नेहरूवादी समाजवाद के मॉडल की बात करते हो वह तो यहां अंत कर दिया गया। 85 से 90 में राजीव गांधी 7वीं योजना लेकर आए, सामाजिक न्याय, गरीबी दूर करना, आश्रय की आपूर्ति, एक बत्ती कनेक्शन, लक्ष्य को पूर्ण करना 2000 तक लिखा, लेकिन आंकड़े हमें बताते हैं 1992 से 97 तक देश में विदेशी मुद्रा का भंडार का संकट था। 1 अरब अमेरिकी डॉलर शेष रह गए थे। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या है वो ये बताता है। लगभग दिवालिया राष्ट्र PV नरसिंह राव जी को सौंपा था। मुक्त बाजार की बात करने वाले ये लोग इस दिवालिया राष्ट्र के क्या हालत करके 92 से 97 में छोड़े थे। 9वीं योजना में आकर आर्थिक सामाजिक विकास, ग्रामीण क्षेत्र की जनता का जुड़ाव, शहरी क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, सर्व शिक्षा अभियान और योजना व्यय में 48% की अभूतपूर्व वृद्धि, समाज में व्याप्त ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने का अगर प्रारंभिक कार्य हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं
2014 से 2025 का भारत ये स्वर्णिम भारत है, या यूं कहें, मैं 5 मिनट में समाप्त करूंगा माननीय सभापति जी, आपका विशेष अनुग्रह चाहूंगा। यूं कहें, मोदी का भारत यानी भारत का स्वर्णिम काल है, गोल्डन ईरा है। वक्त भारत का है, सपने भी भारत के हैं, पूरे भी भारत को करना है। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं, करना यही है, समय यही है। चाहे तो सोना बना दो या चाहे तो अपोजिशन जैसा सोने में समय बिता दो। मोदी जी जाग रहे हैं, तभी तो 50,65,000 करोड़ का विशाल बजट देख रहे हैं। देश देख रहा है 8,76,000 किलो सोना, 876 टन सोना आज भारत की बैंकों में रिजर्व है। देश देख रहा है विदेशी मुद्रा भंडार जो $1 अरब न रहा था, आज 645 अरब डॉलर हमारे पास फॉरेक्स से विदेशी मुद्रा का भंडार है। देश को खबर है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा पार कर गए, उजाले की ओर आए हैं। देश को जानकारी है आज 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र नीमच, मंदसौर, रतलाम में 3-3 मेडिकल कॉलेज, 3-3 नर्सिंग कॉलेज, तीनों ही निर्मला सीतारमण जी के बजट से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, जेपी नड्डा जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मांडविया जी के स्नेह से बने। आज का बजट बता रहा है 75,000 MBBS की सीटें 5 वर्षों में और बढ़ेगी। मेरा संसदीय क्षेत्र भी सीटें बढ़ने का और इंतजार करेगा। माननीय सभापति जी, विगत वर्षों में भाजपा सरकारों ने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सिंचाई क्षेत्रफल के विस्तार को फोकस किया है, जो केंद्र सरकार के प्रमुख माननीय नरेंद्र मोदी जी के बिना असंभव था। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना या चंबल नदी पर बनाई गई नहरों द्वारा वर्तमान में शिवना उद्वहन सिंचाई योजना के कारण मेरा संसदीय क्षेत्र देश का पहला ऐसा संसदीय क्षेत्र बनने जा रहा है जो उक्त प्रोजेक्टों के पूर्ण होने पर देश का पहला नदियों नहरों से पूर्ण सिंचित क्षेत्र बनेगा। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह रहेगा, मध्य प्रदेश के साथ साथ मंदसौर संसदीय क्षेत्र पर विशेष कृपा आपकी बनी रहे। 1952 से जनसंघ भाजपा के मजबूत गढ़ के रूप में कृषक परिवारों ने माननीय अध्यक्ष जी साथ दिया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से और मैं देश के वित्त मंत्री जी को भी बधाई दूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा, इस आशा अपेक्षा के साथ कि जो अपोजिशन बार बार आरोप लगा रहा है, बार बार कह रहा है, ये तारिक अनवर जी के मैंने सारे लिखे हैं, ये कह रहे हैं कि आंकड़ों के जाल में भ्रमित करने का प्रयास। अरे एकाध गरीबी हटाओ का आंकड़ा भी तो रख देते, एकाध सामाजिक न्याय का आंकड़ा भी तो आपके शासनकाल का रख देते। बड़े सलीके से आप भली बात कर रहे हो। खेती किसानी के क्षेत्र में मैंने आपको सारा का सारा गिनवा दिया, मगर आपने कहा 8वां वेतन आयोग का खर्चा सरकार उठा सकती है, तो अन्य खर्चे क्यों नहीं? तो ये भी एक तकलीफ है कि 8वां वेतन आयोग कैसे लागू हो गया। लोगों के गहने गिरवे रखने की आप बात कर रहे हो, गहने गिरवे देश में किन लोगों के रखे? आज आयुष्मान कार्ड अगर ना होता तो हमारे देश में गहने लोगों के पास बचते ही नहीं, इलाज के अभाव में ही लोग आज अपना तड़प तड़प कर जान दे दिए होते। मैं तो धन्यवाद दूंगा देश की वित्त मंत्री जी को कि जिन्होंने मजदूरों से लेकर किसानों तक, विद्यार्थियों से लेकर गरीबों तक हरेक के कल्याण को फोकस किया है, और हरेक के कल्याण के फोकस का कारण आज राष्ट्रीय राजमार्गों का ऐतिहासिक विकास हुआ है। आज मेडिकल कॉलेजों की लंबी श्रृंखला है, आज IIM और IIT, आज देश में एम्स का लगातार विकास है, और ये विकास का क्रम गरीब के घर तक पहुंचा है। हमने उजाला देखा है, हमने जीवन में इन राहों को आगे बढ़ते हुए देखा है जो माननीय वित्त मंत्री जी के और माध्यम से हुआ है। और इसीलिए मैं इसी बात को फिर दोहराऊंगा जेटली जी के, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी आई हैं, तो मैं जेटली जी के वही और बात को जो 16-17 के बजट में थी मैं फिर दोहरा रहा हूं। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा देश की यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने ये 8वां और ऐतिहासिक बजट दिया है जो माइलस्टोन है। दुनिया के सामने हम एक तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपके सधे हुए कदम, आपका सदा हुआ बजट, आपका सदा हुआ एक अनुशासित वित्तीय प्रबंधन आज देश को दुनिया के सामने बदलते हुए देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय सदस्य श्री